हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पेपर 1 यूजीसी नेट जेआरएफ के डिस्कशन से। काफ़ी स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्यूजन्स है यहाँ पे, विच आई कैन सी। पेपर 1 फॉर यूजीसी नेट, राइट। पेपर 1 यूजीसी नेट का क्या है? यूजीसी नेट पेपर 1 इज योर रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर हम इस पेपर के नाम के बात करते हैं तो दिस इज रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। एक आप लोग जब अपना किसी भी तरीके के टीचिंग जॉब्स के लिए जब प्रिपेयर करते हो तो एक आपका होता है कि रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, रिसर्च टीचिंग एप्टीट्यूड जो हम इसमें पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपका आता है रिसर्च मैथडोलॉजी एंड टीचिंग मेथड्स। ठीक है। एक होता है आपका, इन दोनों में डिफरेंस होगा, लाइक मैथडोलॉजी एंड एप्टीट्यूड। मैथडोलॉजीज के अंदर क्या होता है, हम लोग उन मेथड्स की बात करते हैं कि टीचिंग किस तरीके से की जाती है, क्या होता है। एप्टीट्यूड के अंदर मेथड्स भी आते हैं और साइकोलॉजी भी आती है। यहाँ पे हमें अलग अलग से इन चीज़ों को नहीं पढ़ना होता। लाइक आपके एक चाइल्ड साइकोलॉजी का पेपर होता है, आपके बीएड के अंदर आपके अलग जो एग्जामिनेशंस होते हैं टीचिंग के, टीजीटी पीजीटी, इसके अंदर आप एक चाइल्ड साइकोलॉजीज पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका टीचिंग और चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं होता, यहाँ पे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। हाउ यू विल ट्रीट द चाइल्ड एंड हाउ यू विल रीड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड, बिकॉज दिस इज अबाउट हायर एजुकेशन। सिमिलरली अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड में यहाँ पे मेथड्स तो होते ही होते हैं, बट यहाँ पे एक एप्टीट्यूड की बात की जाती है कि व्हाट इज द राइट एप्टीट्यूड, राइट, व्हाट इज द राइट वे टू डू अ रिसर्च। किस तरीके से आप चूज करोगे कि कौन सा मेथड आपके लिए सही है, दिस इज कॉल्ड एप्टीट्यूड। तो इस पेपर का नाम है आपका रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, बट ऐसा नहीं है कि इसके अंदर केवल रिसर्च और टीचिंग की बात है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपके इसके अंदर 10 यूनिट्स आती हैं। हम इसको भी एक बार पेपर 1 का जब भी मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी आपसे, मैं आपसे रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरे 10 यूनिट्स की बात करूंगी, उसको किस किस तरीके से करते हैं मैं उसकी भी बात करूंगी। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं कि इस पेपर के लिए प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट कैसे की जाए, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो अगर हम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में सब पहले ये होता था कि ये जो पेपर है ये आपके 50 क्वेश्चंस इसके अंदर होते हैं और ये 100 मार्क्स का होता है। जब तक ये पेपर कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करता था तब तक उनका सेकंड पेपर, दैट इज ऑप्शनल, जो सब्जेक्ट पेपर होता है वो चेक नहीं होता था। दिस इज द कंपलसरी थिंग। तो ये जो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होता था, अगर आपने इसको क्वालिफाई करा है, इसे क्वालिफाइंग पेपर ही है, लेकिन जब आप इसको क्वालिफाई करते हो तभी आपका सेकेंड पेपर को चेक करने के लिए आप एलिजिबल होते हो। अब इस चीज़ को हटा दिया गया है, दोनों के मिनिमम मार्क्स को लिया जाता है, लेकिन उसमें भी मिनिमम मार्क्स होते हैं। अगर आप पेपर 2 के अंदर आपने आउट ऑफ 200 आपने 180 भी सिक्योर कर रखे हैं, आपका 90% वो पेपर क्वालिफाई है, लेकिन आप इसमें पेपर 1 के अंदर आउट ऑफ 100 इफ यू आर अनेबल टू सिक्योर 40 मार्क्स, जो कि मिनिमम क्राइटेरिया है कि 50 में से 20 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, अगर आप उसमें से 40 नंबर नहीं लेकर आए हो तो यू आर नॉट क्वालिफाइड, राइट। आप अगर उसमें आपका जो टोटल पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स में से आपके 180 मार्क्स अगर टोटल आते हैं दोनों पेपर में तो हम लोग उस कैंडिडेट को क्वालिफाई मानते हैं, लेकिन इंडिविजुअली भी वो दोनों पेपर में पास होना चाहिए। एक कंडीशन ये भी है जिसे बच्चे कई बार इग्नोर कर देते हैं एंड दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन देयर सेकेंड पेपर ओनली। वो मेन पेपर को पढ़ते रहते हैं, मेन पेपर की प्रिपरेशंस करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जो कहते हैं कि नहीं मैम केवल मेन पेपर का कर लो, पेपर 1 देख लेंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है, यू आर अनेबल टू सिक्योर गुड मार्क्स इन पेपर 1। पेपर 1 के मार्क्स ही आपको जेआरएफ तक लेके जाते हैं, पेपर 2 के मार्क्स जेआरएफ तक नहीं लेके जाते हैं। 100 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर लेंगे, कितना कॉन्फिडेंस है आपको? आउट ऑफ 100 आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 क्वेश्चन सही कर लेंगे, दैट मीन्स 160 मार्क्स।
जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को आउट ऑफ 300 कम से कम कितने मार्क्स चाहिए नेट करने के लिए? 180, दैट इज 60%, उसको इतना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो पेपर 1 का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? कम से कम 20 मार्क्स, दैट इज 10 क्वेश्चन। अगर आपके 20 क्वेश्चन सही नहीं है, 40 मार्क्स अगर आपके नहीं है तो आप क्वालिफाइड नहीं हो। तो अगर 160 प्लस 40 करते हैं तो 200 मार्क्स का मतलब उसके कितने परसेंटेज हो जाते हैं? आउट ऑफ 300 में से अगर उसके 200 मार्क्स आते हैं तब जाके वो अपना JRF के बारे में सोच सकते हैं। वाई? बिकॉज आउट ऑफ दैट 3 मार्क्स का आप लोग 1% यहाँ पे काउंट करके चलेंगे, राइट? 300 मार्क्स का पेपर है आपका, लगभग 66% के अबाव जब आपके मार्क्स होते हैं तभी आप उसके अंदर सिक्योर कर पाओगे अपनी JRF की पोजीशन, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज आप अपना केवल नेट मान के चलेंगे। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो एक लिमिट के बाद आपको पेपर 1 पे ही डिपेंड होना पड़ेगा, और पेपर 1 के मिनिमम मार्क्स आपको 40 तो चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप इस पर थोड़ी और मेहनत करते हैं और आपके इसमें मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो आपको पेपर 2 का बर्डन आपका कम हो जाता है, आपके ऊपर ये बर्डन कम हो जाता है कि मुझे मैक्सिमम वहाँ पे स्कोर करना है। और पेपर 1 के अंदर स्कोर करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है। आपके जो इसमें यूनिट्स होते हैं लाइक हायर एजुकेशन, उसमें आपको UGC, वैसे भी आपको UGC के बारे में, आप एग्जाम दे रहे हैं UGC NTA का, तो आपको UGC के बारे में सब कुछ जानना ही जानना है। आपको पता लगाना पड़ेगा कि UGC क्या है, किस तरीके का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ कितनी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, एफिलिएशन किस तरीके से दिए जाते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है। दिस इज़ व्हाट हायर एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट। आपको हायर एजुकेशन का पूरा क्राइटेरिया समझना पड़ता है कि जनरल्स क्या होते हैं, UGC केयर क्या होता है, पीयर रिव्यूड क्या होता है, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके हायर एजुकेशन में। अब पहले के सिलेबस में आपके पॉलिटी वगैरह भी होती थी, लेकिन वो सब हटा दिया गया है। ज्योग्राफी होती थी, हिस्ट्री होती थी, वो सारा हटा दिया गया। अब केवल एक ही चीज़ आती है, एनवायरनमेंट, उसका भी लिमिटेड पोर्शन ही आता है। तो केवल थोड़ा सा करंट एनवायरनमेंट को अगर आप देख लेते हैं, हायर एजुकेशन को देख लेते हैं, तो आपका ये गेन करने का थोड़ा बढ़ जाएगा आपका स्कोप। देन मेन आपको फोकस करना है रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड पे। रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका होता है, ये दोनों, केवल ये 2 यूनिट जो हैं ये आपका 50% ऑफ द पेपर कंडक्ट करती हैं। ये आपका 50% ऑफ द पेपर आपका ये कवर कर लेती है। दैट मीन्स कि 50 में से लगभग 25 क्वेश्चंस, नॉट कंप्लीटली 25 बट लगभग 25 क्वेश्चंस आपके केवल और केवल टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड में से आते हैं। इसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको रिसर्च मैथोडोलॉजीज होती हैं, एप्टीट्यूड होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। उसके बाद रिसर्च में आपके कितने तरीके के चीज़ें होती है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका आता है इसके अंदर की रिसर्च में आपके टूल्स होते हैं, रिसर्च रिव्यूज़ होते हैं, एथिक्स ऑफ पब्लिकेशंस होती हैं। जो आपके कोर्स वर्क की चीज़ें होती है वही यहाँ पे पूछा जाता है कि आप एक रिसर्च कंडक्ट करोगे तो किस तरीके से करोगे, प्रपोजल कैसे बनाओगे, इन सब की सीक्वेंसिंग भी पूछ ली जाती है। और अब तो आप ये भी जानते हैं कि आपका जो मेन पेपर है, जो ये तो आपका पेपर 1 हुआ, जो आपका पेपर 2 है, जो मेन पेपर, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय सब्जेक्ट, बट आपका पेपर 2 में कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें भी आपकी जो यूनिट 10 है, लास्ट यूनिट, हर पेपर के अंदर यूनिट 10 आपकी रिसर्च मैथोडोलॉजी की बना दी गई है। रिसर्च मैथोडोलॉजी ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लाइक ऑफ कॉमर्स, ऑफ मैनेजमेंट, ऑफ इंग्लिश, ऑफ लिंग्विस्टिक्स, हर चीज़ की आपको रिसर्च मैथोडोलॉजी देखनी है। तो यू हैव to understand that what kind of methodology should be used for the particular subject। यही चीज़ यहाँ पे पूछी जाएगी। साइनॉप्सिस का आपका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है, एथिक्स पूछे जाते हैं इसके अंदर, ये आपको रिसर्च के अंदर आना चाहिए। टीचिंग के अंदर क्या देखना है? टीचिंग के अंदर आपके जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर मोर ऑफ साइकोलॉजिकल, कि अगर ये स्टेट, ये सिचुएशन है तो क्या होगा, वो सिचुएशन है तो क्या होगा, इस तरीके के चीज़ों को आपसे ज़्यादा पूछा जाएगा। कंडीशंस दी जाएगी, आपसे थ्योरीज के बारे में पूछा जाएगा। और ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपको आना मस्ट है, बिकॉज इफ़ यू आर टेकिंग द एग्ज़ाम ऑफ UGC, लाइक नेट का एग्ज़ाम आप ले रहे हो, चाहे आप PET PhD एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं, दोनों के अंदर ही इन दोनों से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे।
अगर आपने मास्टर्स कर रखी है, आप कहीं पे भी अपना करियर टीचिंग में बनाना चाहते हो, तो आपको इस पेपर को, इस पर्टिकुलर पोर्शन को तो तब भी समझना ही समझना है। थर्ड, इसके अंदर जो मेजर मैंने अभी आपसे डिस्कशन किया, दैट इज हायर एजुकेशन। बिना हायर एजुकेशन को समझे हायर एजुकेशन का एग्जाम देने का कोई सेंस नहीं है। तो इसको भी, इसके स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा कि यूजीसी का फॉर्म हुआ, एनसीईआरटी का फॉर्म हुआ, सीबीएसई का फॉर्मेशन क्या है, एआईसीटीई क्या है, कौन कौन से एफिलिएशंस होते हैं जब एक यूनिवर्सिटी बनती है, यूनिवर्सिटी एक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके हायर एजुकेशन के अंदर आती है। ये आपको यहाँ से समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या एग्जाम के अंदर, आपका नेट और पेट के अंदर ये 3 पोर्शंस आपको करने ही करने हैं। उसके बाद इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन जो हम करते हैं उसको बिगिन कैसे करें। बिगिन आपको सबसे इजी है, आप टीचिंग से स्टार्ट करो। टीचिंग एप्टीट्यूड को जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर चीज़ें आ जाती हैं जो आपने कॉमनली अपने बीएड के अंदर पढ़ी होती हैं, या जब आप स्कूल में भी आपने पढ़ाई करी है, कॉलेज में भी आपने पढ़ाई करी, तो जब आप उन चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें आपने देखी हैं। एज ए टीचर किस तरीके से वो लोग पढ़ा रहे थे और एज ए स्टूडेंट आप किस तरीके से पढ़ रहे थे। साइकोलॉजी क्या है, काफ़ी मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे जो नेट वगैरह के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, वो या तो जॉब में होते हैं, जॉब करी होती है, टीचिंग वगैरह के प्रोफेशन में आए हुए लोग होते हैं। केवल 20% में ऐसा यहाँ पे एक क्राउड मान सकती हूँ जो ये कहेगा कि हाँ, वो अपना मास्टर्स करते हुए आ गए हैं, मास्टर्स अभी चल रहा है तो आ गए हैं, या मास्टर्स जस्ट कंप्लीट करने के बाद आ गए हैं, उसके बाद उन्होंने किसी और फील्ड में जॉब करा और नाउ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट। तो ये जो स्टूडेंट वाला क्राउड है वो कम होता है, प्रोफेशनल वाला क्राउड आपका ज़्यादा होता है। उन लोगों को पता होता है, टीचिंग करी होती है, तो वो इन चीज़ों को जल्दी समझ सकते हो। और ये पोर्शन बहुत बड़ा है रिसर्च का और इसका। और ऑब्वियसली अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी खुद को देख रहे हो, तो आगे जाके प्रमोशंस के लिए, आगे इसी में ही अपना लॉन्ग लास्टिंग करियर और फॉरएवर करियर बनाने के लिए आपको पीएचडी करना ही करना है। रिसर्च में आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और उसके लिए आपको रिसर्च एप्टीट्यूड समझना ज़रूरी है। तो बेटर है कि अभी हम अगर अपना प्राइमरी नॉलेज के साथ चलेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि आपने एक बार ये एग्जाम क्लियर कर भी लिया, तब भी इंटरव्यू तो आपको देने ही होंगे जॉब के लिए। और जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे क्वेश्चंस किससे होंगे, टीचिंग और रिसर्च से। आप किस तरीके से पढ़ाओगे, क्या मेथड्स यूज़ करोगे, आप पर्टिकुलर चैप्टर प्लान कैसे बनाओगे, आप रिसर्चेस कैसे करोगे, या आपने मास्टर्स के अंदर अगर डेजर्टेशन लिखा है तब भी वहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर डेजर्टेशन नहीं लिखा है तो रिसर्च पेपर्स लिखे होंगे, असाइनमेंट्स लिखे होंगे, उसके लिए आपको रिसर्च एप्टीट्यूड की ज़रूरत पड़ी होगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से आते हैं। दिस इज़ नॉट वेरी टफ, लेकिन दिस इज़ नॉट वेरी इजी ऑल्सो। आपको इसके कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। इसके बाद इसके अंदर जो आपकी टेक्निकल पोर्शंस आ जाते हैं, या आई शुड से कि जो प्रैक्टिकल पोर्शंस आ जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स आती है, आपकी रीजनिंग आते हैं, आईसीटी वगैरह आता है, उसके लिए वो जो उनका रेशो होता है वो बहुत कम होता है। तो आप उसके लिए ये भी कर सकते हैं कि आपका अगर कुछ कोई टीचर वगैरह हैं जिनसे आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। किसी का रीजनिंग बहुत अच्छा है तो वो भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन के अंदर हैं तो एसएससी वगैरह की जो रीजनिंग होती है उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ऑनलाइन आजकल तो लेक्चर्स वगैरह सबके अवेलेबल हैं, वहाँ से प्रिपेयर कीजिए। बट इट इज़ नॉट टू मच टाइम टेकिंग, इसमें बस आप साइलॉजिज्म वगैरह को प्रिपेयर कर लो, उसमें से क्वेश्चंस आता है। कुछ एक आपके जनरल रीजनिंग वगैरह में से आते हैं। अब यूजीसी के अंदर पिछले 3-4 सालों से एक आपके प्राकृत और वैदिक रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस आने लगे थे। इंडियन रीजनिंग जिसे हम बोलते हैं, इंडियन रीजनिंग में से क्वेश्चंस आने लगे थे। तो थोड़ा टर्मिनोलॉजीज आपको देखनी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ों के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको जब यूजीसी की प्रिपरेशन के प्लान एक दिया था कि किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे, उसका जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अपनी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह को डिस्कस कर रहे थे, तब भी मैंने आपको एक टर्म बताया था, तब भी मैंने आपको एक चीज़ कही थी, दैट इज़ PYQs। कि जब हम PYQs प्रिपेयर करते हैं तो हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे कि किस तरीके से हमें इसे प्रिपेयर करना है, कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस पे फोकस करना है। अगर आप वो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो भी इनफ है फॉर मैथमेटिकल एंड रीजनिंग पोर्शन। आईसीटी के में भी आपके काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें भी बहुत मुश्किल नहीं है। जनरल कंप्यूटर आजकल सबको आता है, स्कूल लेवल से सिखाया जाता है, कोई बेसिक इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती। जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको PYQ से ही सॉल्व हो जाएगा।
जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर पेपर वन। पेपर वन किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ये सारा उसका हमारा निचोड़ था कि इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इसको हम प्रिपेयर करना कैसे शुरू करें। तो मेन अभी भी दोबारा यही कहूँगी, जस्ट डू फोकस ऑन दीज टू, रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड थर्ड वन इज़ योर हायर एजुकेशन, राइट। इसके अंदर आपकी मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाती है और ये मैक्सिमम पोर्शन ऑफ योर पेपर वन कवर करता है। सो टू नो more and more about UGC NET updates, stay tuned. Thank you.